दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आज हिंदी की वीडियो आएगी, तो दोस्तों आज इसमें हिंदी के प्रश्न 15 प्रश्न है दोस्तों, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों ग्रुप सी लेवल की, मतलब कि जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, उसमें क्या होता है कि 15 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं। बस 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे रहते हैं या फिर 3 से 5 प्रश्न जो कि लेवल के रहते हैं आयोग के द्वारा। बाकी बिल्कुल लगभग 15 तक तो कर ही लेते हैं सभी लोग। तो आपको भी 15 से ज़्यादा करना है और इसमें 15 प्रश्न है। अगर दोस्तों आप 12 प्लस सही कर ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आने वाले एग्जाम में भी आपका चयन हो सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जिनके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो लोग और मेहनत करिए दोस्तों, आपके भी बहुत जल्दी आप भी अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे और आपका भी चयन जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा ये पहला प्रश्न है आपके लिए और 496 से हम शुरू करेंगे। बाकी अभी तक इतने प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसका सही से आप एलिमिनेट करके उत्तर पर पहुंच सकते हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। आपने दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में, सुमित्रानंदन पंत के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी मुझे पता है कि आप इन दो ऑप्शनों में से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा और आप इन्हीं में फंस रहे होंगे। तो महादेवी वर्मा पहला ऑप्शन दोस्तों, इनको दिया गया था कब? 1982 में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। किस रचना के लिए? यामा के लिए। यामा के लिए मिला था इनको 1982 में। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ। सुमित्रानंदन पंत, अब इनको तो दोस्तों आपको भली बात ही पता है, ये हमारे कौसानी, बागेश्वर, ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं। बाकी आपको इनके बारे में भली बात ही पता है। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों यही नहीं, चाहे यूपी का पेपर हो, हिमाचल का पेपर हो या और जगह का पेपर हो, और चाहे एसएससी एग्जाम कराए जिनमें हिंदी पूछी जाती है या फिर और एग्जाम हो, चाहे जीके में भी ये क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये लगभग प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। अब कुंवर नारायण, इनको कब मिला था तो ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इनको मिला था दोस्तों कब? 2005 में। तो आपको याद रखना है 2005 में कुंवर नारायण को भी मिला है। बाकी सबको मैंने आपको बता ही दिया। संपूर्ण साहित्य के लिए इनको मिला था कुंवर नारायण को। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। अब माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों आप मतलब किसी कक्षा में पढ़ते होंगे, अगर आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो आपने एक पुष्प की अभिलाषा जो एक कविता आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं सुनी है तो मैं आपको अभी 2-3 लाइन आपको, कुछ लाइन आपको उसकी ज़रूर सुना देता हूँ, पुष्प की अभिलाषा। क्योंकि दोस्तों मुझे भी याद नहीं कि मैं भी किस कक्षा में पढ़ता था और किस में थी ये पुष्प की अभिलाषा। लेकिन जब बचपन में था तो मतलब कि उस समय पढ़ता था इसको तो काफ़ी अच्छी लगती थी। उस समय मेरे को याद भी थी। फिर बाद में जैसे छठी में गया, 7वीं में, तो उस समय भी ज़्यादा बहुत कविता याद रहती थी मेरे को। फिर बाद में आते आते फिर अलग ही दौर हो गया। तो इसमें पुष्प की अभिलाषा है कि, शुरू करता हूँ। चाहा नहीं मैं सुरबा लाके, चाहा नहीं मैं सुरबा लाके, कहनू मैं गूथा जाऊँ। चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊँ। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। मुझे, अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आखिरी लाइन आपने जरूर सुनी होंगी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना फेंक, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। तो दोस्तों ये आपको अच्छी लगी होगी, आपको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अब कौन सी कक्षा में थी ये तो मुझे भी याद नहीं। अगर आपको याद है तो आप किस बुक में थी, मतलब कि कौन सी कक्षा में थी, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि लौकिक का विलोम क्या होगा। अब दोस्तों ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, लौकिक का विलोम क्या होगा। लौकी, अब लौकी तो खाने वाली सब्जी है, लौकी खैर ये इस तरह से होता है। अलौकिक, परलोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लौकिक का विलोम होगा क्या? अलौकिक। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभिषेक, अयोध्या, टिप्पणी या फिर सभी अशुद्ध हैं। अब दोस्तों जो अभिषेक है, ये अभिषेक इस तरह से लिखा जाता है, आपको भी भली भांति पता है। अभिषेक ये इस तरह से लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल हमारा अशुद्ध होता अगर ऐसा होता। अयोध्या ना होकर दोस्तों ये हो गया होता है अयोध्या, 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 तो इस तरह से होता है। ये टिप्पणी आपको भली भांति पता है, ये होता है इस तरह से टिप्पणी। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। जी हाँ दोस्तों, आसान प्रश्न था, पर ये सभी अशुद्ध हैं। इसका सही उत्तर ये होगा, पर ये पटवारी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। अब आपको भी ये प्रश्न आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको भरना है, वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा कहते हैं उन्हें, क्रिया, विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम संज्ञा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी क्रिया की बात करें तो जिस शब्द से, मतलब कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। मतलब कि जैसे आप पढ़ रहे हैं या खा रहे हैं, ये खाना मतलब ये सब हो जाएंगी क्रिया। अब विशेषण के बारे में भी, जैसे संज्ञा की परिभाषा या विशेषण की भी आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी बचपन में, या नहीं पढ़ी है तो आज जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारा 500वां प्रश्न। मन धन भाव, मनोभाव और निधन फल निष्फल दोनों में कौन सी संधि है। अब दोस्तों ये जिस एग्जाम में पूछा गया है वो है ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, पटवारी का। अगर आप पटवारी और मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर होता है, इसमें पटवारी में 50 की हिंदी आती है, और एसआई जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है यहाँ 100 की रहती है, और कांस्टेबल की 30 की। इस बार यूकेएसएससी करा रहा है तो देखते हैं कि कितने नंबर की हिंदी आती है। तो मन है धन भाव, अब दोस्तों मन है में ही आपको सीधे सीधे विसर्ग करके आगे बढ़ जाना चाहिए बस। मन है धन भाव ये हो जाएगा मनोभाव। मतलब कई लोगों को लगा कि एक मात्रा ऊपर है तो मनोभाव, इसमें गुण संधि कर लेते हैं, तो इस तरह की नहीं करनी है। मन है धन भाव यहाँ पर दिया हुआ, अगर मनोभाव और निष्फल दो ही शब्द होते हैं, यहाँ पर विग्रह करके इस तरह से नहीं दिया होता तब लोग फंस सकते थे। पर अब तो मन है विसर्ग लग गया, यहाँ पे नी धन फल विसर्ग लग गया, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो संधि के 3 भेद होते हैं, एक तो विसर्ग संधि हो जाएगी, एक व्यंजन संधि हो जाएगी और एक स्वर संधि। बाकी ये गुण, दीर्घ और अयादि संधि, यण संधि और एक वृद्धि संधि, ये होते हैं स्वर संधि के भेद। यानी कि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों कितने भेद, 5 भेद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पशुपति, त्रिपुरारी, गौरीपति या फिर पयोधर। तो गौरीपति आपको भली भांति पता है, ये भी महादेव यानी कि भोलेनाथ जी का पर्यायवाची है। त्रिपुरारी भी है, पशुपति भी है, जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर जैसे नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ, तो पशुपति। बाकी मैंने बात बताया था कि लास्ट में स्वर लगा होगा तो सभी शिव जी के मंदिर हो जाएंगे। जागेश्वर, कोई भी मतलब स्वर लगा हो तो महादेव के मंदिर हो जाते हैं। बाकी पयोधर, जलधर, मेघ, घन, वारिद ये सब हो जाएगा किसका, बादल का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया था, बिल्कुल। द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसी तरह से प्रश्न बना था। द्वंद्व में दोनों के नीचे ये होगा, कई बार द्वंद्व में भी एक वर्तनी में आता है, तो आपको दोनों नीचे से याद रखना है। इस तरह से बिल्कुल शुद्ध है। भाई बहन, आजन्म, सुख दुख या फिर ए और सी। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समास होता क्या है। समास में दोस्तों सिंपल इतना याद रखिए कि समास में होता है शब्दों का मेल। शब्दों का मेल होता है किसमें, समास में। तो बाकी डिटेल में नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला आपको जो याद रखना है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसमें क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैं अव्ययी भाव समास इसी ऑप्शन में इसलिए बता रहा हूँ, आजन्म। आजन्म में दोस्तों आजन्म, इसका अगर मैं तोड़ूंगा तो दोस्तों कैसे, आ धन क्या होगा, जन्म, आ धन जन्म, ये बनेगा क्या, आजन्म। तो यानी कि जन्म से लेकर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, आजन्म हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे प्रति आए तो इस तरह से आए, आ प्रति इस तरह से उपसर्ग में आए, तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, अव्ययी भाव समास। बाकी और भी समास के बेस होते हैं, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। बाकी द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है, द्वंद्व
समास में क्या होता है, जैसे कि द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, क्या दोनों पद प्रधान होंगे। अब देखिए भाई और बहन दोनों हैं और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। सुख और दुख, सुख और दुख, तो ये भी हो गया हमारा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मैंने आज जन्म के बारे में बता दिया कि अव्ययीभाव समास होगा। एक और उदाहरण बताया था कि प्रतिदिन, प्रतिदिन जैसे प्रतिधन दिन, ये होगा क्या प्रतिदिन। अगर ऑप्शन में आएगा कि इसको प्रति या फिर पति धन दिन, तो ये नहीं होगा, ये होगा प्रतिधन दिन। तो इस तरह से भी ऑप्शन रहते हैं उधर पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अरबी शब्द का चयन कीजिए। आमदनी, झोला, ग्राम या फिर इम्तिहान। झोला दोस्तों देशा शब्द है और ग्राम जो है तत्सम है। बाकी मुझे पता है आप इन दोनों में ही फंस रहे होंगे, आमदनी या फिर इम्तिहान में। अब मुझे पता है, तो आपका सही उत्तर है। बहुत से लोगों का दोस्तों गलत हो गया है, मुझे पता है। जिन जिन लोगों ने आमदनी चुना है, अरबी आमदनी नहीं है। तो आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आमदनी हो जाएगा फारसी का, फारसी। आमदनी से एक और आ जाए, मैंने पिछली वीडियो में किसी में जरूर बोला था, आतिशबाजी, आतिशबाजी ये हो जाएगा किस भाषा का? तो ये हो जाएगा फारसी भाषा का। बाकी आपको बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो आपका रिवीजन जरूर होगा। बाकी इम्तिहान हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द, इम्तिहान हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। बाकी किस्मत, औरत, ये अदालत, ये सब हो जाएंगे अरबी भाषा के शब्द। बाकी आमदनी, आतिशबाजी ये हो जाएंगे फारसी भाषा के शब्द। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी हमारे 12 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और इसके बाद 6 प्रश्न और बचे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न हुए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। अब दोस्तों वाक्यों को आप रट नहीं सकते, कितने वाक्य रटोगे बताओ, कितने रट लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? आपको समझ होनी चाहिए। जैसे संधि है आपको पहचानना है, उपसर्ग है आपको पहचानना है, बाकी आप क्या ही रटेंगे उसमें। इसमें मतलब कि सभी सब तो आपका पढ़ाया हुआ आ नहीं जाएगा, या कहीं कितने भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, बाकी आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी संधि ये सब पहचानना आपको आना चाहिए, बस इस पर आपको काम करना है और इस पर आप जरूर काम करिए। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। गीता ने एक पुस्तक मांगी और वह उससे मिल गई। शेखर ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। दोस्तों संयुक्त वाक्य, सबसे पहले छोटी सी एक संयुक्त वाक्य के बारे में आपको छोटा सा बताता हूं कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों में दोस्तों 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक हों। अब योजक क्या होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। योजक यहाँ पर आपको दिखा क्या? और। यहाँ पर आपको क्या दिखा? और। यहाँ पर क्या दिखा आपको? की। ये और जहाँ पर है, और के अलावा या फिर अथवा आपको मिले, पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ। अथवा मिले, किंतु मिले, परंतु मिले, फिर भी मिले, या फिर ये सब मिले आपको, तो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब जिस भी वाक्य में मिले तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि संयुक्त वाक्य है। वह घर आया और, कुछ भी वाक्य हो, सिर्फ बीच में आपको और, यहाँ पर भी और है, तो संयुक्त वाक्य आपको बिल्कुल टिक कर देना है बस। बाकी की है तो ये मिश्र वाक्य में होता है, या मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, आपके सामने जो ऑप्शन है मिश्र मिश्रित एक ही बात है, तो ये हो जाएगा की। शेखर ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। अब इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य हो या फिर अन्य आश्रित उपवाक्य तथा उसमें आए, जैसे कि मतलब कि एक तो हो गया की, एक हो गया की और जहाँ वहाँ, इस तरह के जो अगर बीच में रहे, तो यदि ये सब अगर बीच में आ गए तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर हो जाएगा कौन सा? मिश्रित वाक्य। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो दोस्तों फिर बहुत कम ही लोग उस पर सही कर पाते हैं। बाकी 1 नंबर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कवि कौन है या कवि हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या फिर रामविलास शर्मा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है आप बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है निराला। निराला ने दोस्तों मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इनकी एक कविता आपने अगर सुनी है नहीं सुनी है तो आज जान लीजिए, वो है जूही की कली। जूही की कली, ये आपको याद रखना है। एक तो आपने जूही की कली भी जान लिया, निराला इन्होंने मतवाला पत्रिका निकाली थी, ये आपने जान लिया, और मुक्त छंद का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, निम्न में से प वर्ग में नहीं है। अब आपको प, फ, ब, भ ये तो आपके जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग क, ख, ग, घ और अंग। वर्ग मतलब कि 5 आपके होने चाहिए, तो ये बन गया क वर्ग। तो इसी तरह से च वर्ग होता है, च वर्ग के बाद ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, बाकी जो आखिरी वर्ग होता है प वर्ग। अब प वर्ग प, फ, ब, ये वाला हो गया भ और ये हो गया म। तो बाकी आप देख लीजिए कि म बिल्कुल अलग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी म कह रहा हूँ, र अलग हो जाएगा, य, र, ल और वो, तो ये हो जाएंगे क्या, अंत्यस्थ व्यंजन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल आसान था, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, पर ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं सोच सकता कि पूछा जाएगा, पर जो भी सिलेबस में दिया है कवि के बारे में, उनकी मृत्यु, जन्म, उनके बचपन का नाम, किसी में तो उनकी पत्नी का नाम, तो यहाँ तक भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। तो प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था, वर्ष 1942 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1930 में या फिर वर्ष 1880 में। तो 1880 में दोस्तों इनका हुआ था जन्म, मृत्यु हुई थी 1936 में। 1936 ऑप्शन नंबर बी है। जो इनका मंगलसूत्र उपन्यास था वो अधूरा ही रह गया था, मंगलसूत्र। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनका प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, तो मंगलसूत्र बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो जाते जाते वीडियो भी आपको जरूर शेयर करनी है। तो अगला प्रश्न है, वे सज्जन पुरुष कौन है, मैं अनावश्यक शब्द है। वे सज्जन पुरुष कौन है, ये आपके सामने पूरा वाक्य है, इसमें से बताना कि ये अनावश्यक शब्द कौन सा है। सज्जन वे पुरुष हैं, तो वे सज्जन ये पुरुष नहीं होना चाहिए था, वे सज्जन कौन है, तो इस तरह से होता तो ये हमारा बिल्कुल शुद्ध होता। तो ये पुरुष लगा के, सज्जन का मतलब ही पुरुष है, तो ये पुरुष लगा के खाली अनावश्यक शब्द है, तो इसको हटा देंगे। वे सज्जन कौन है, तो इतने में ही हमारा सही वाक्य हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिल्कुल 2 ही शब्दों का है, जैसे 1 नंबर आपका इसमें पक्का है। इसमें है कि अनुप्रास है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। अब सिर्फ इतना ही पूछा आयोग ने, और इसमें कि बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अनुप्रास है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रास हो जाएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार ज़्यादा दोस्तों डिटेल में मैं आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जिसमें कि मतलब शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो शब्दालंकार वहाँ पर होता है। बाकी डिटेल में आपके लिए कुछ उदाहरण पिछले वीडियो में बताएं, और कुछ उदाहरण बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था कि इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति। इसका आपको अर्थ बताना है कि लोकोक्ति इमली के पात पर बारात का डेरा, इसका अर्थ क्या है। कमाल दिखाना, साधन थोड़े, बातक बड़ी, असंभव बात या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं, तो इसको पहले छोड़ देते हैं। इमली के पात पर बारात का डेरा, कमाल दिखाना ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। साधन थोड़े बातें बड़ी, एक इस तरह से कुछ था कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इस तरह का कुछ था। तो इमली के पात पर बारात का डेरा, तो असंभव बात, मतलब इमली के पात पर बारात का डेरा कैसे हो सकता है, तो मतलब कि असंभव वाली बात है। तो यही इसका उत्तर था, आपने भी सही उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 15 में से कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग नए हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में आकर आपको और भी आपके लिए बहुत कुछ है। तो थैंक यू फ्रेंड।